आदाब अर्ज़ है। इलेक्शन 2018 आखिरी रात है, खसूसी नशरियात है। कल सारी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पे होगी, कौम के कंधों पे होगी, अवाम के कंधों पे होगी। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन दें, नॉलेज दें, जो कुछ हम जानते हैं वो तमाम कहा सुना आपको बता दें। उसके बाद सुबह से फैसला आपने करना है, वोट डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में डालना है, मैक्सिमम वोटर टर्नआउट होना चाहिए इंशाल्लाह, और वोट शऊर के साथ डालना चाहिए। इससे पहले कि अपने मेहमानों की तरफ में जाऊँ, दो बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। एक बात तो ये कि इंटरनेशनल प्रेस, इंटरनेशनल मीडिया, चंद खसूसी ममालिक पाकिस्तान के इस इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, खसूसी तौर पे हिंदुस्तान। और तनकीद ये है कि हमारी एजेंसीज, इस्टेब्लिशमेंट, ISI इंजीनियर कर रही है एक शख्स यानी कि इमरान खान के लिए इस इलेक्शन को। तो मेरी गुजारिश ये है उन तमाम ममालिक से, आप बहुत जमहूरियत के अलंबरदार बनते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, पाकिस्तान में भी जमहूरियत चलने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह फ्री, फेयर, नॉर्मल एक इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी वोट करने जा रहे हैं। आपको सिर्फ तकलीफ ये है इस बात की कि आज तक वो लोग पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आते रहे जिनके बच्चे, जिनकी दौलत, मैं कहता हूँ अंडे बच्चे, उनकी दौलत, जायदाद, माल, इन्वेस्टमेंट, मुस्तकबिल, माजी सब आपके पास गिरवी है। कोई हिंदुस्तान से कारोबार कर रहा है, किसी का बच्चा बरतानिया में बैठा है, कोई UAE में बैठा है, कोई सऊदी अरब में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है। इन सब के स्टेक्स आपके ममालिक में है, इन सब के स्टेक्स पे आपकी उंगली है। आप जब चाहें इनका गला दबा के इनको दिवालिया कर सकते हैं। वो लोग साहब इक़्तिदार रहे पाकिस्तान में, और उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो उसका हशर किया, वो एक ऐसा शख्स जो ना देख सकता हो, ना सुन सकता हो, वो भी देख और सुन सकता है कि पाकिस्तान के साथ क्या किया। पाकिस्तान को आप ही लोगों के पास गिरवी रखा, आपके इंटरेस्ट में पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बर्बाद किया। आज पहली बार ये स्टेटस को टूट रहा है। ये टू टीम जो टैग टीम मैच था, ये टूटता लग रहा है। मुझे नहीं पता कल के नताइज क्या होंगे, लेकिन कम से कम एक थर्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स आज मौजूद है, और वो उस स्टेटस को बल्कि स्टेटस को भी मैं नहीं कहूँगा, उस कंसोर्शियम को जो फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट और हमारे टेंटेड लीडर्स के साथ बनी हुई है, उस पर डेंट आ रहा है। क्या कल इनमें से कोई लीडर दोबारा आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। वो तो इलेक्शन डेमोक्रेसी है, एक फेयर वोट है, वो शाम को गिनती होगी, पता चल जाएगा कौन आता है। लेकिन जिन ममालिक को इस पे एतराज़ है, उनसे मेरी गुजारिश ये है, अपने काम से काम रखिए। हम आपके इलेक्शंस पे तनकीद नहीं करते, आप हमारे इलेक्शंस पे तनकीद ना कीजिए। आपकी डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी। लेट पाकिस्तान डिसाइड व्हाट वी वांट। प्लीज स्टे आउट ऑफ आवर बिजनेस। 1 नंबर 2, एक जज विथ ग्रेट ऑनर एंड रिस्पेक्ट सर, और अगले चंद कलमात में मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए, मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। गुस्ताखी मेरा मकसद नहीं है, लेकिन बहैसियत एक पाकिस्तानी के मेरे दिल से एक आवाज़ निकलती है। एक शख्स जो जुडिशरी के रोल पे तनकीद करता है, कहता है कि कुछ जजेस या जुडिशरी के कुछ सेगमेंट्स जो हैं, उनके डिसीजंस टेंटेड हैं, इंजीनियर्ड हैं। हो सकता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है कि एक ऐसा शख्स विथ ऑनरेबल जज, अगर वो इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, तो खुद उनकी जो पोजीशन है वो टेंट हो गई। क्योंकि इस मौके पे जबकि इंटरनेशनल प्रेस भी हमारे खिलाफ बोल रहा है, एक अंदर से हमारे बीच में से जुडिशरी के हाईएस्ट रैंक्स में से एक अगर ऐसी आवाज़ आती है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब से मेरी बहुत मुअद्दबाना आजाना गुजारिश है, जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है, ऐसा हर शख्स जिसका इंटेंट टेंटेड हो, उसको उस वक्त तक साइड पे कर देना चाहिए। क्यों उनके पास केसेस जाएं, क्यों उनके ओपिनियंस लिए जाएं, जब तक कि ये फैसला ना हो जाए कि उनका इल्ज़ाम सही है या गलत है। तो चीफ जस्टिस साहब से मेरी आजाना मुअद्दबाना गुजारिश कि शौकत सिद्दीकी साहब को कुछ दिन के लिए ज़रा सा उनसे कहें कि काम से फरागत लें, ताकि ये जो मामला है कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। और किसी भी जज से, जुडिशरी से मैं फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मकसद मेरा किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरी अदलिया, मेरी जुडिशरी, मेरे फैसले नॉन टेंटेड हों, कोई उन पर उंगली ना उठा सके, कोई शक ना हो। इन्हीं दोनों बातों के साथ मैं अपने दोस्त बैठा हूँ, वहीं से इब्तिदा करेंगे गुफ्तगू की। मेरे बाएं जानिब मेरे यार, मेरे भाई ज़ुल्फ़िकार राहत साहब, थैंक यू ज़ुल्फ़िकार, इत्शामुल हक साहब, थैंक यू सर, सना बुच्चा, माय डियर फ्रेंड, एंड ज़मीर हैदर साहब,
यार यहाँ बैठ के होता है मैं अपने अब्बा जी का नाम भी भूल जाता हूँ कभी कभी और जो नाम जुबान में तो क्योंकि आई फॉरगॉट योर नेम सर सो और कल तो आप एहतशाम साहब के ज़मीर बन गए थे ना सबके ज़मीर वो ज़मीर जो सो रहा है लेकिन इंशाल्लाह ज़मीर कल जाग उठेगा तो ज़मीर साहब आवाम का जगाने के लिए मैं बेशक सो जाऊं लेकिन आवाम का जागना चाहिए। ज़मीर के जागने की डेडलाइन 25 तारीख। अच्छा मैं आज घर बैठा मैं आपकी ट्रांसमिशन सुन रहा था ज़ुल्फ़िकार साहब, आप बता रहे थे कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन लगने वाला है यार, तभी मेरा माथा ठनका था, वो क्या हुआ? नहीं ये वो अंदर की कोई बात वो वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी वो तो अभी सर जुल्फ़िकार का आपको पता है इसे तो जेल के अंदर वो टूटी डाली हुई है, सब बातें सुन रहे नहीं 10 भाई आप इंटरेस्टेड 10 भाई वो असल में एक थ्योरी इस तरह से थी अपना फैसल कि बात हो रही थी कि जी मरकज़ में कौन हुकूमत बनाएगा, पंजाब में कौन बनाएगा, केपी के अंदर कौन बनाएगा। तो पंजाब के हवाले से मैंने एक थ्योरी पेश की थी। मैंने कहा था कि एक सूरत ये हो सकती है, मिसाल के तौर पे उसमें ये हो सकता है कि पीटीआई कुछ 100 के लगभग सीटें ले जाएगी, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, और इसी तरह नवाज लीग 110 के लगभग कहा जा रहा है कि वो ले सकती है। अब टोटल 371 सीटें हैं जिसमें वुमेंस और माइनॉरिटी की भी आपको डालनी पड़ेंगी। इसमें कोई 80 के लगभग कहा जा रहा है कि कुछ इंडिपेंडेंट्स ग्रुप आएंगे, कुछ 10 के लगभग पीपल्स पार्टी का कहा जा रहा है। अगर ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन की आप बात करें तो इस पे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 ये बात हो सकती है कि जी पीटीआई के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है। वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब उम्मीदवार हैं, वहाँ पे अलीम खान साहब कहते हैं कि जी मैं सीएम हूँ, और वहाँ पे कोई और कैंडिडेट अभी तक सामने नहीं आया। अच्छा, इसी तरह अगर मौजूदा सेटअप की, मौजूदा गवर्नमेंट की फॉर्मेशन और जिन हालात में गवर्नमेंट बन रही है मरकज़ में, पंजाब में या दीगर सूबों में, उसकी एक रिक्वायरमेंट जो नंबर 1 है वो ये है कि पंजाब के अंदर वो चीफ मिनिस्टर होगा जो आने वाले दिनों में शरीफ डायनेस्टी को एक टफ टाइम दे सके। पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज़ को डिसाइड करना है कि गवर्नमेंट बनने किसकी जा रही है। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट है तो उस हवाले से फिर ये डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है कि आइंदा जो भी चीफ मिनिस्टर होगा वो शरीफ बरदरान को यानी टफ टाइम देने की पोजीशन में हो। तो उसमें एक नाम जो आजकल डिस्कस हो रहा है वो है चौधरी परवेज़ इलाही का। अब आप हैरान होंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास तो सीटें नहीं है, वो कैसे एंटर होगा, वो कैसे बनेगा। तो उसकी मैंने थ्योरी एक पेश की थी कि उसकी जो इंडिपेंडेंट्स होंगे पंजाब के अंदर उनकी एक बड़ी तादाद उनको ज्वाइन कर सकती है, और ये 25 के बाद 26 के बाद जब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का सिलसिला शुरू होगा तो ये डेवलपमेंट से हुकूमत साजी की शुरू हो जाएंगी। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है आपका। मैं अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि एक तरफ नून लीग बैठी हुई है, दूसरी तरफ पीटीआई बैठी हुई है, तो दरमियान में जो ग्रुप होगा वो एक्चुअली डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट कौन सी बनेगी। एक इतला ये भी है कि जो नून लीग के अंदर कुछ लोग होंगे उनका एक छोटा सा फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनेगा। उसके बारे में दावा ये किया जा रहा है कि नून लीग के अंदर कुछ लोग हैं जो एमपीएस का इलेक्शन तो लड़ रहे हैं नून लीग के प्लेटफॉर्म से, लेकिन वो कहीं और भी राब्ते में है, और जब वो जीतेंगे तो हो सकता है वो थोड़ी तादाद होगी लेकिन वो भी जाके कहीं पे रिपोर्ट करें कि जी हमारे लिए क्या हुक्म क्या है, फर्दर क्या हुक्म है। तो ये इस तरह की पंजाब के अंदर एक सूरत बनने जा रही है। लेकिन बात में दम है, और मुझे लगता है मैं लॉन्ग शॉट, लेकिन सना हाउ डू यू फील? मुझे द थिंग इज कि वो नाम इसने ऐसा लिया है जो हाँ उस पर कोई शायद तनकीद ना कर सके, बहस ना कर सके, ये ना हो कि जो इनएक्सपीरियंस आदमी है या आप क्या ले आए। क्योंकि पहले बात हो रही थी मेरे ख्याल से अलीम खान साहब की बात हो रही थी, किसकी हो रही थी, तो उसके ऊपर लोग कहेंगे ये क्या बात। लेकिन परवेज़ भाई मतलब मैं भी ठंडा हो गया कि यार बात में तो दम है। अगर मंतक ये है कि शरीफ बरदरान को डिफिकल्ट टाइम देना है और ऐसा जो नॉन पार्टिजान काइंड ऑफ एक इंडिविजुअल चाहिए, तो आई हैव अ बेटर सजेशन फॉर द पीटीआई, चौधरी निसार साहब। चौधरी निसार अली खान साहब तो मतलब नया जख्म हरा हुआ, तो नया जख्म भी है, वो जीप में भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ओवरलोड भी हैं, और माशाल्लाह वो पहुंचेंगे और वो जीप में आएंगे। मेरा तो ख्याल है, मेरा तो गैस ये है कि क्योंकि बिटवीन वो जो लड़ाई है बिटवीन शाह महमूद कुरैशी और अलीम खान वो तभी खत्म होगी जब तीसरा कंटेस्टेंट आएगा। तो परवेज़ इलाही से आई वुड प्रेफर चौधरी निसार अली खान, but maybe Chaudhry Nisar Ali Khan has been promised something bigger, who knows? Yeah, you never know. नहीं बिल्कुल ये तो है, लेकिन वो शाह महमूद कुरैशी भी इसी दौड़ में हैं। फिर जुल्फ़िकार राहत साहब हमें बता रहे थे आज शाम को कि शायद वो हामिद नासिर चट्टा साहब के साहबजादे भी शायद उनको भी कंसिडर किया जा रहा था कि वो भी हो सकते हैं। प्रोबेबल्स डिस्कस किए जा रहे थे, लेकिन ये है अब, लेकिन जो आपने बताया फॉरवर्ड ब्लॉक पीएमएलएन में,
वो क्या बाकायदा उठ के आ जाएगा इधर दूसरी तरफ, या अंदर उनके रह के माजी के अंदर ज़मीर, माजी के अंदर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो 3 साल चली थी वो फॉरवर्ड ब्लॉक की वजह से चली थी। वो फॉरवर्ड ब्लॉक काफ लीग से टूटा था और उन्होंने शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जाके बचाई थी, आपको याद होगा। नहीं, लेकिन इलेक्शंस के बाद आप एक टिकट पे जब लड़के आ जाते हैं वो तो परवीन मौजूद है, नहीं फिर मौजूद रहते हुए रहे, क्योंकि वरना तो फ्लोर क्रॉसिंग लग जाएगा ना, तो वहां पे तो फिर उनको फ्लोर क्रॉसिंग खत्म हो गई। याशा गुलालाई के बाद आपको याद होगा ये बहुत सारे लोग जो इधर उधर गए थे वो खत्म हो गई थी क्लास। ये आयशा गुलाली के केस में एक डिसीजन आ चुका है। नहीं, उसने पीटीआई कहा नहीं, फैसला आ गया था ना, ये पहले क्लॉज थी, अब ये क्लॉज नहीं है, आजकल ये क्लॉज नहीं है, अच्छा खत्म हो गई। या वो पर्टिकुलर उनके स्पेसिफिक फैसला था। नहीं, ओवरऑल NA129 से हमारे न्यूज़ एंकर इब्राहिम पीरज़ादा साहब, उन्होंने एक बेहतरीन से वो हमें बताएंगे कि NA129 में क्या हो रहा है। लेट्स गो टुवर्ड्स दैट। नाजरीन, 25 जुलाई को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 25 जुलाई को शेर धाड़ेगा, तीर निशाने पर लगेगा या बल्ला चलेगा, ये तो फैसला 25 जुलाई को होगा। लेकिन सबकी नजरें इस वक्त पंजाब पर हैं और पंजाब के साथ साथ हम नजर दौड़ाने जा रहे हैं पंजाब के दिल जिंदा दिलाने लाहौर पर। लाहौर के कुल 14 हल्के हैं, तो सबसे पहले बात हो जाए NA 129 की। 2013 के इंतखाबात में यह हल्का NA 125 था, जबकि इंतहाई अहमियत का हामिल यह हल्का कंटोनमेंट तहसील, केनाल बैंक, मियो गार्डन और मुगलपुरा समेत कई अहम इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हल्के में घुमसान का रंग पड़ेगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा अलीम खान के बीच ये घुमसान का रन पड़ने वाला है। दोनों उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में 2015 में भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। अलीम खान ये बाजी सिर्फ चंद हजार के मार्जिन से हार गए थे। अगर 2013 के इंतखाबात की बात करें तो 2013 के इंतखाबात में इस हल्के से नून लीग के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक फाते करार पाए थे। उन्होंने 1,23,416 वोट समेट कर PTI के हामिद खान को शिकस्त का मजा चखाया था, जबकि हामिद खान के हासिल करदा वोटों की तादाद 83,190 थी। और अब एक नजर NA 130 पर। इसे साबिका NA 126 के नाम से याद किया जाता है। इसमें शेरपाव पुल, कजाफी स्टेडियम, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग, कलमा चौक, गार्डन टाउन, इचरा और लिबर्टी मार्केट जैसे अहम इलाके समाये हुए हैं। यहाँ से नूनी के ख्वाजा अहमद हसन और तहरीक इंसाफ के शफकत महमूद मद्दे मुकाबिल हैं। शफकत महमूद 2013 के इंतखाबात में PTI के वाहिद फतह याब उम्मीदवार थे, तो इस बार भी इस नशिस्त पर नून लीग के ख्वाजा अहमद हसन ने उन्हें चैलेंज कर रहे हैं और दोनों अहम उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला होने की भी उम्मीद है। 2013 के इंतखाबात में इन्हीं दोनों उम्मीदवारों के माबैन मार्का आराई हुई थी। शफकत महमूद ने 97,785 वोट लेकर ख्वाजा अहमद हसन को शिकस्त दी थी। ख्वाजा अहमद हसन के हासिल करदा वोटों की तादाद 89,000 थी। थैंक यू इब्राहिम, आपने थोड़ी सी चीटिंग की, यानी 120 से 130 भी बदल, लेकिन अच्छा किया, साथ में इन्फॉर्मेशन आ गई। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा यार, अपने चैनल की बात कर लेंगे, ग्राफिक्स बड़ी सेक्सी किस्म की है। बड़े अच्छे, बड़े इंप्रेसिव, वेरी गुड, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, पब्लिक न्यूज़, वेल डन। क्या ख्याल है सर? देखिए, मेरा ख्याल है मैं शुरू करूँगा। यू गेव अ वेरी टेलिंग इंट्रो जिसमें दैट कवर ऑल इंटरनल एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स। अब देखें, इस वक्त जो बाहर की दुनिया की आप बात आपने की है, 3 बड़े मुल्क हैं। अमेरिका नाज करता है बड़ी अपनी जेफरसोनियन डेमोक्रेसी पे। इंग्लैंड पे आप देख लें, उन्हें बड़ा मान है अपनी वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी पे। और हिंदुस्तान हमारा नेबर है, वो बड़ा नाज करता है कि जी बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। ये तीनों मुल्क जो है ना, हम देख रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि सबका, तीनों का बड़ा प्रोफाउंड इंटरेस्ट हमारे मुल्क के इलेक्शन में हो गया। इंटरेस्टिंगली ये पहली दफ़ा हुआ, वरना हिंदुस्तान में सना जो इलेक्शन होते हैं हमेशा वो पाकिस्तान को बैशिंग करके वो इलेक्शन जीते हैं, चाहे BJP है चाहे कांग्रेस है। पहली दफ़ा हुआ कि हमारे इलेक्शन में इतना इंटरेस्ट है। अब कोई कह रहा है जी हमारा नवाज शरीफ में बड़ा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई कह रहा है जी जमहूरियत बचानी चाहिए, आर्मी इस तरह कर गई है। मेरा ख्याल है किसी तरीके से होना चाहिए था, जो नहीं हुआ फैसल, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कम से कम एक्सटर्नल इश्यूज़ के ऊपर तो एक जगह बैठना चाहिए था। और फिर फ़ौज का बार बार जिक्र आता है, वो पता नहीं किस हद तक है या नहीं है। मेरा ख्याल है इस एस्पेक्ट को हम कवर करते तो शायद बाहर की दुनिया कम इंटरेस्ट शो करती, या उनकी इस वक्त जो भी साजिशें हैं शायद कामयाब ना होती। अब आपके ओरिजिनल सवाल की तरफ आ जाते हैं। इस वक्त जो अब आखिरी दिन रह गया है फैसल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस पूरे मुल्क में इलेक्शनिंग हुई है, अगर तक कल शाम तक मैंने देखा कि जिस तरह
एक भरपूर इलेक्शनिंग होनी चाहिए। मैंने पाकिस्तान का 10वां इलेक्शन है, शायद मैंने 10 के 10 मैंने कवर किए हैं। मैंने इतने डल कभी मैंने नहीं देखा कि लोग जिस तरह पहले मना रहे होते थे जैसे कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। हाँ। बिल्कुल इस तरह नहीं नज़र आया। बड़ी पीटीआई की थोड़ी सी मैंने दम देखा, और रात तो मैंने बहुत, मुझे अफसोस हुआ, मैं रात बड़ा घूमा, बड़ी दूर तक बह गया DHA 2 तक, मुझे पीटीआई के अलावा कहीं PML नहीं नज़र आई। लेकिन हमारे दोस्त कहते हैं कुछ जगहों पे उन्होंने भी आखिरी वक्त में कुछ शो किया, आगे पीछे गए। अब अहम सवाल है कौन जीता है कौन हारता है, इस पर भी अब बड़ी फैसल बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है जी ये सारा जो है ना हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, कोई कहता है कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, कोई कहता है जी मैक्रो मैनेज सारा कुछ हो रहा है, कोई कह रहा है कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। सारी ज़्यादातर ये PMLN की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। अल्लाह करे कि इलेक्शन कल हो जाए, और मेरा ख्याल है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये इलेक्शन आराम से हो जाए। जो वायलेंस की लोग तवक्को कर रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो मेरा ख्याल है ये इलेक्शन हो जाए, 2 ट्रांजिशन हो जाएंगी, 3rd मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद 2023 की है वो उस पर देखते हैं। अगर तीसरी भी हो जाती है तो मेरा ख्याल है इलेक्शन की पटरी पे हम डेमोक्रेसी की पटरी पे सही तरह चढ़ जाएंगे, और फिर बड़े अच्छे तरीके से मेरा ख्याल हम टेक ऑन कर सकते हैं बाहर की दुनिया जो हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है। जी, आपने अच्छी बात की कि ये भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे कुछ भी है दुनिया कुछ भी कर ले, इंशाल्लाह ये इलेक्शन तो हमारा होगा सक्सेसफुल, और अल्लाह ने चाहा तो ये ट्रांजिशन भी होगी और गवर्नमेंट ये वाली भी पूरी करेगी, क्योंकि ये तो तय हो गया कि पाकिस्तान इज़ नाउ ऑन इट्स डेमोक्रेटिक ट्रेन, वो अब डिटेल नहीं होती। सना, ये जो उन्होंने फरमाया कि लैक लस्टर है, वाई इज इट लैक लस्टर, क्या है वो स्पंक? ओवरऑल मैं अपने घर में भी देख रहा हूँ, पहले होता ना स्पंक, क्या है? अच्छा, पता नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि है लैकलस्टर, लेकिन पता नहीं आज सुबह से मेरे अंदर भी कोई अजीब सी नई एनर्जी सी आई हुई है। होता है ना आपको, मतलब, और कल मैं वापस आई थी, आपने कहा आप DHA 2 तक गए हैं लाहौर में ही, बल्कि इट वाज सो स्ट्रेंज कि मैंने तो वीडियोस बनाई थी चोरों की तरह, बिकॉज हमारी इतनी सारी गाड़ियाँ थी, मैं गाड़ी के ऊपर से खड़े होकर वीडियो बना रही थी, बिकॉज इट वाज फैसिनेटिंग टू सी देयर वर अ लॉट ऑफ PTI सपोर्टर्स। लेकिन बड़े मजे की बात थी, एक गाड़ी में गाना लगा हुआ था नून लीग का, झंडा था PTI का, और एक बच्ची शेर लेके बैठी हुई थी। तो मैं जरा कंफ्यूज, व्हाट अ कॉम्बिनेशन है। तो मैं जरा कंफ्यूज सी हो गई। अच्छा, फिर उन्होंने वीडियो बनते देखी तो उन्होंने गाना पीपल्स पार्टी का लगा दिया। तो आई डोंट नो, मुझे लग रहा है वैसे हमारे वोटर्स भी काफी लोटे हैं। वो लोटे वेल से या वो पार्टी पे निकले हुए थे वो लोग, कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन डायरेक्ट लोटे पे चले गए, या फैसल समझ गए पार्टी पे निकले लोटे, या लोटे हैं या कुछ सियाने हो गए, समझ गए हमारे साथ वो कह रहा है। जिसको जो देखना है ना उसको वो दिखाओ। तुम्हें शेर पसंद है शेर ले लो, तुम्हें तीर पसंद है तीर ले लो। हमेशा होता था कि घर में खानदान में अम्मी पीपल्स पार्टी की, अब्बू PML के, और इसीलिए वो पर्दा लगा दिया गया कि जिसको वोट दो बेटा छुपा के ही दो। हम भी सियाने खेलते, हम भी छोटा सा वक्फा लिए लेते, हमारे साथ लेके गप चलती रहेगी। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। सना और ज़मीर साहब भी बातें करते, मैं कह रहा हूँ ऑन एयर जाने वाले तो कहते हैं हम बात नहीं कर सकते लेकिन ऑन एयर करो नहीं यार, ताकि दुनिया सुने क्या बात हो रही है, दुनिया सुने। तो उन्होंने कह दिया कि जी हमारी इस वक्त जो वोट बैंक है वो भी लोटा हो गया, क्योंकि एक गाड़ी में हर किसी के नगमे भी, हर किसी के गाने भी, सारे झंडे जैसे मौका पड़े निकाल लो। लगे वो देखे। मेरा ख्याल है ऐसा हुआ होगा, आपने बड़ी गंदी नजरों से देखा होगा, जो आपके खिलाफ बंदा नहीं सर, वो भी मेरे खिलाफ कौन है सर? मैं वैसे ही उसने सोचा होगा पता नहीं PTI की है, अच्छा नहीं, लेकिन देखे ना, शेयर कर देता हूँ, शेयर नहीं, लेकिन मैं यही तो कह रही हूँ कि उसने बेचारे ने सब कुछ। अच्छा फैसल, जो बात आप कर रहे थे जी, इब्तदाइया में आपने बात की बड़ी खुल के, इंटरनेशनल मीडिया के 2-3 आर्टिकल्स मेरे पास भी हैं। ये बैंकॉक पोस्ट है, न्यूज़पेपर जो लीडिंग अखबार है थाईलैंड का। मैं हैरान हो गया हूँ इसको पढ़ के कि वहाँ पे एक इंडियन जर्नलिस्ट है, उसने पाकिस्तान के इलेक्शन पे लिखा है, और वो तो खैर बड़ा जहरीला उसने लिखा है, लेकिन जो मुझे तकलीफ दे बात है मेरे लिए वो ये है कि इसी अखबार के हमारे एक होस्ट हैं पाकिस्तान के, एक फेमस होस्ट हैं तलत साहब, वो पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट है। उन्होंने 13 जुलाई के वाक़या को रिपोर्ट किया है इस अखबार के अंदर, बैंकॉक पोस्ट के अंदर। फैसल तलत हुसैन, वो मैं तो पढ़ के बिल्कुल रात मुझे समझ नहीं आई। वजाहत से बताइए। उन्होंने जो नक्शा खींचा है पाकिस्तान का, उन्होंने ये नक्शा खींचा है कि जो इंडियन जर्नलिस्ट गुफ्तगू में नहीं कह सका, वो मेरे इस भाई ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी इलेक्शन को मैनिपुलेट कर रही है, वहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों को पता नहीं गिरफ्तार कर लिया गया है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाखों लोग निकल आए थे सड़कों पे,
हम भी खैर लाहौर में थे। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ यहाँ पे। आपके पास तो जेल के अंदर की खबरें होती हैं, तो आप बताते हैं आज जेल में ही हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा हो रहा है, मैं किस बेसिस पे ये मैं कौन सी एविडेंस, कौन सी बेसिस पे मैं, मतलब ऐसा है कि मेरी कान में आके बता जैसे 500 बंदा फड़ लिया आज, मतलब मैं कैसे ये क्लेम कर सकता हूँ? मैं जो अपना आर्गूमेंट डेवलप करना चाहता हूँ वो ये है, देखें इंडियन मीडिया को जो बदअज़मी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है, मरोड़ उठ रहे हैं, मुझे समझ आती है। पूरा आज भी सारा दिन जी न्यूज़ को लगा के आप देखें, हमने को 5 मिनट के लिए देखा है, वो देखा नहीं गया कि वो किस तरह बैशिंग कर रहे हैं, किस तरह इमरान खान की और हमारे चीफ की तस्वीर लगा के वो उनके एंकर्स चीख रहे हैं, प्रैक्टिकली चीख रहे हैं। और लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि जब पाकिस्तानी मीडिया लगभग उसी तरह की गुफ्तगू करता है तो ये बात मुझे हजम नहीं होती। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेट फैसल कर रहा है, जो जिसका मैंने रेफरेंस दिया, जिसकी आपने बात की कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उस पर जब इंडियन मीडिया इस तरह मुदाखलत कर रहा है, उसका अल्टीमेटली फ़ायदा भी इमरान खान को हो रहा है। इसलिए कि पूरी कौम ये समझ रही है कि इमरान खान आखिर ऐसा क्यों है कि उसका रास्ता रोकने के लिए इंडिया इतना परेशान है, इंडियन मीडिया चीख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर फैसल आप भी इस पे कन्विंस हैं, हमारे बहुत सारे साथी भी कन्विंस हैं कि एनडीएस भी इसमें रोल प्ले कर रही है, रा भी काम कर रही है, सीएए भी काम कर रही है, MI6 भी काम कर रही है कि पाकिस्तान के इलेक्शन पे सबको तकलीफ हो रही है और वो चाह रहे हैं कि फलां आना चाहिए और फलां नहीं आना चाहिए। मैं एक सवाल उठाता हूं कि अगर गैर मुल्की एजेंसीज पाकिस्तान के इलेक्शन पे इस हद तक इन्वेस्ट भी कर रही हैं, उनको तकलीफ भी है, तो फिर एक बड़ी मासूम सी बात है कि पाकिस्तानी एजेंसीज उनको काउंटर करने के लिए इसमें मुदाखलत क्यों ना करें। और मैं ये सवाल उठाता हूं कि अगर नहीं कर रही तो मैं तो कहूँगा, भी एक पाकिस्तानी कहूँगा कि उनको इस पर मुदाखलत करनी चाहिए। जिसको इंडिया लाना चाहती है, इंडियन एजेंसी लाना चाहती है, उसको रोकना चाहिए। जिसके लिए जो सीआईए के लिए फेवरेट है उसको नहीं आने देना चाहिए। जो किसी और एजेंसी का ब्लू आइड है उसका रास्ता रोकना चाहिए। तो हमारी एजेंसीज, जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, पाकिस्तान के अदारे हैं मुल्की सलामती के, वो तनख्वाह किस बात की लेते हैं? वो इसी बात की लेते हैं कि अगर कोई ऐसी साजिश हो रही है, मैं दोबारा कहता हूँ, जो कि नजर अब आ रही है कि हो रही है, अगर हो रही है तो उसका रास्ता फिर रोकना चाहिए। देखें फैसल, मेरे लिए जो बड़ी पेनफुल बात है ना, एक तो सोसाइटी ठीक है, बहुत ही पोलराइज्ड है हमारी सोसाइटी, और हमारे मीडिया में जो सो कॉल्ड आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम लोगों के आ गए हैं, नज़रियात तो डाइवर्जन तो आ गई है। और उसमें चलें इस हद तक तो ठीक है कि जी आप नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर हैं, कोई पीटीआई का सपोर्टर है, कोई पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है, आप भले लड़ें, आर्गूमेंट करें। लेकिन जब आप ये सारा कुछ करने के बाद आप कहते हैं कि यार मेरा आर्गूमेंट अगर फ़र्ज़ करें मैं पीटीआई की या गवर्नमेंट के एजेंसी के ख़िलाफ़ हूँ, एजेंसी ठीक है बहुत सारे हवालों से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बहुत से हवालों से आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं कर रही, या फॉर दैट मैटर आप समझते हैं कि जी उसको ऐसा करना चाहिए, वो नहीं कर रही। लेकिन ये कहाँ की दयानतदारी है, ये कहाँ की मुबलवतनी है कि आप बाहर की दुनिया को, बाहर के मीडिया को इस तरह फीड करते हैं और उसको इन्वॉल्व इस तरह करते हैं जिससे एक आम आदमी जिसको आप किसी तरफ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, वो पढ़ने के बाद कहे कि यार व्हाट इज़ द स्टेट, ये रोग स्टेट की लोग बातें कर रहे हैं, इज़ इट अ फेलिंग स्टेट या क्या है। मतलब इस तरह का इमेज क्रिएट करवाना डेलिबरेटली, अब ये मेरी समझ से बाला है। कुछ लोग जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, प्राइवेटली कभी बात थी उनसे मेरी, तो मैंने कहा यार यू शुड नॉट गो टू दैट एक्सटेंट जिससे हमें लगे कि भी ठीक है हम अपनी जिसको कहते हैं कि खुद ही अपनी हिरा रहे हैं अपनी फाउंडेशन को मुल्क की। लेकिन पता नहीं फैसल, मुझे लगता है कि हम उस एक्सटेंट पे चले गए कि हम बिल्कुल ही भूल गए कि ये हमारा मुल्क भी है, हमने रहना, हमारे बच्चों ने, फिर आगे सारी आने वाली नस्लों ने ठहरना। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, कोई भी अपने मुल्क के साथ खिलवाड़ इस तरह नहीं कर रहा, कोई मीडिया नहीं इस तरह कर रहा जो हम हमारे मुल्क में मीडिया कर रहे हैं। सना क्या ख्याल है? आई डिसएग्री। आई थिंक कि इंटरेस्ट हमारी इलेक्शंस में होना कोई बुराई नहीं है, अहम खबर होती है, लोग अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भेजते हैं हमारी इलेक्शंस कवर करने के लिए, हम भी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भेजते हैं। हमारा क्या लेना देना यूएस इलेक्शन से, हमारा क्या लेना देना यूके इलेक्शन से, लेकिन हम भेजते हैं क्योंकि हमारा उनसे जाहिर है एक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो कहने का मकसद है इतने बड़े पैमाने पर जब चैनल्स अपने नुमाइंदों को दूसरे की सॉइल पे भेजते हैं तो फिर दूसरों को भी ये हक होता है कि वो अपने तो भले हैं। हाँ एक मिनट उसके बाद ये होता है कि वो जाहिर है कि वो दे टॉक टू ऑब्जर्वर्स, दे टॉक टू जर्नलिस्ट। मुझे कई फ़ोन आते हैं, मुझे तो अखबारों के नाम भी नहीं याद जिनको मैंने कोट किया है। हर किसी ने ये सवाल किया है कि आपकी मिलिट्री इन्वॉल्व है, कि आप समझते हैं कि मिलिट्री एक पार्टी को कर रही है। ये सवाल तो उठ रहे हैं। मैं कह रही हूँ धुआं तो वहीं उठता है जहाँ वो होती है आग, और अगर इस धुएं को हवा दे रहे हैं ये 2-4 नाम नेहाद सहाफ़ी जिनको आप कह रहे हैं,
मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये परसेप्शन पर ये आप लोग जिस तरह बात करते हैं, या कम से कम मैंने मेजॉरिटी ऑफ द चैनल्स पे जो प्रोग्राम्स देख रही हूँ, आप लोगों के दिमाग में तो फैसला हो चुका। आप लोग तो बात ही ऐसे करते हैं जैसे पीटीआई ऑलरेडी मैदान में आ गई है। ऐसे बात कर रहे हैं, ख्वाहिश है, हमने ऐसे बात कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है। सना 3-4 महीने की एक एक्सरसाइज हुई है, उस एक्सरसाइज को देखने के बाद, बीच में नहीं बोला आप, मेरी बात के बीच में देखने के बाद आज हम इसमें नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि देखिए हर किसी का इंटरेस्ट होता है, और ये कह देना कि कोई मुहिब्बे वतन नहीं है बिकॉज उसने ये कह दिया कि फौज मनूवर करी इलेक्शंस, आई थिंक ये बहुत बड़ी गलती है। हम सारे सहाफ़ी हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए। हम भले अलग अलग चैनल्स में काम करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि इदारों का तकद्दुस नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि फ़ौज को मुलविस करना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि बिला वजह के इल्ज़ाम लगाने चाहिए, लेकिन अगर ये परसेप्शन एग्जिस्ट करती है तो ये हर लेवल पर एग्जिस्ट करिए, सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करिए। नहीं देखें सर, लेट मी कंप्लीट माय सेल्फ, ये सिर्फ तलत को सिंगल आउट ना कीजिए। नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ I don't know what was said, but I'm saying maybe you'll find an article if you search well enough. Maybe I've also been quoted in some unknown newspaper, or somebody else has been quoted in some unknown newspaper. And if somebody has asked me pointedly, point blank, you think your elections are being engineered by the military, or you think they have a role in it, then either I can say I don't have proof, but there may be that perception is there, and that is an honest answer. Okay, that perception is there. I'm not saying I can prove it. I'm not saying they are directly involved. But I will also not say कि मेरा कोई साथी जो जर्नलिस्ट है वो इसलिए मुहिब्बे वतन नहीं है बिकॉज़ उसने अपना एक सेकंड में मैं जो इन द फर्स्ट प्लेस सॉरी आई डिडंट से कि जी को गैर मुहिब्बे वतन, मैंने किसी को मुहिब्बे वतन सर्टिफिकेट क्योंकि मैं लोगों के खिलाफ हूं जो मुहिब्बे वतनी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। एक सेकंड में जवाब दूं, मुझसे बात किया, उनको इंटरेस्ट क्यों होता है भाई, मैं कह रही हूं उनको इंटरेस्ट क्यों होता है। देखिए बात ये नहीं, आप कह रहे हैं इन्होंने भी कहा माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन, इन्होंने भी अपनी ओपनिंग में कहा माइंड योर ओन बिजनेस। मैं कह रही हूं बिल्कुल दे शुड माइंड देयर ओन बिजनेस, बट we also speak in their business, we also speak in their business let me speak। अब देखिए बात ये है सनब, इन द फर्स्ट प्लेस तो मेरा ख्याल है हम में से किसी ने नहीं कहा मैं I'll be the last person to award this kind of a patriotism or not। I don't know exactly आपके क्या अल्फाज थे सर, लेकिन मैं आ रहा हूँ उसी में जो मैंने कहा है, मैं बता देता हूँ मैंने क्या कहा, मैं बता देता हूँ मैंने क्या कहा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप भले यहाँ बैठ के आप कहें कि जी आप नून लीग जीतने वाली है, आई डोंट माइंड, आप भले कहेंगे पीटीआई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बैठ मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना सर, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मुझे पीटीआई से वजारत मिलनी है ना मुझे नून लीग से वजारत मिलनी है। नहीं लेकिन मैं वैसे कह रही हूं मैं प्रेडिक्शन और प्रोजेक्शंस पे बात कर सकती हूं, अपनी गट पे बात कर सकती हूं, इंफॉर्मेशन पे बात कर सकती हूं। आप करें बिल्कुल। देखें सवाल ये है कि अगर फर्ज करें सारे बैठ के ये कहना जी पीटीआई जीतने वाली है, धड़ाधड़ के, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई दूसरे चैनल में बैठ के पीएमएलएन को जिता रहा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। डिफरेंस जो है ना वो कुछ और है, वो है कि हमारी यूनिक जो इस वक्त सूरत हाल है ना, आप मुझे बताएं सारी दुनिया का ऑनस्लॉट हम पे क्यों है। अगले दिन मैंने और ज़मीर ने अपने डिफेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू किया, उन्होंने सबूत दिए हैं कि दुनिया की 6 बड़ी एजेंसीज जो है ना वो किस तरह हमारे साथ खिलवाड़ कर रही हैं, किस तरह इन्वॉल्व हुआ, किस तरीके से मीडिया में आ गई हैं, क्या हमसे करवा रही हैं, क्या करने जा रही हैं। मैं किसी को नाम लेके नहीं कह रहा कि जी मुहब्बे वतन है गैर मुहब्बे वतन है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जैसी सिचुएशन दुनिया का कोई मुल्क आप मुझे बता दें वहाँ का मीडिया इस तरह पेंट कर रहा हो अपने मुल्क की पिक्चर किसी और मुल्क ने की हो, इंडिया का बता दें। नहीं आप लोग दुनिया की कौन सी वक्फा लेने वापस आते हैं। इसी मौजू पे बहस छिड़ी हुई और पब्लिक के ज़मीर से ही पूछना है कि वो क्या कहता है। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। मासत रहने का बहुत शुक्रिया। चौधरी गुलाम हसन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। साहब अस्सलाम वालेकुम। ज़ुल्फ़िकार साहब मैंने आपकी बात काटी थी। अच्छा फैसल, मैं ये कह रहा था इन्होंने इख्तिलाफ किया सना ने, इनका हक है बिल्कुल करें, लेकिन मैं जो बुनियादी नुक्ता रेज़ कर रहा हूँ वो ये है कि क्या ये फैक्ट नहीं है कि माजी के अंदर पाकिस्तान के अंदर बाहर से पैसा आया, क्या ये फैक्ट नहीं है कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर पैसा आया, ये क्या फैक्ट नहीं है कि पाकिस्तान का जो कालाबाग डैम का इशू है इसको बाहर से स्पॉन्सर किया जा रहा है, क्या ये फैक्ट नहीं है कि इंडिया की हर इशू पे पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत होती है, क्या ये भी फैक्ट नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं बैरूनी एजेंडे को सर्व कर रहे हैं। अगर जो आज इंडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है, इंडियन मीडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है, इंडियन इलेक्शन में अगर आपने किया होता तो आपके साथ वो क्या करते, आपको अंदाजा है इस बात का। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का तो चलो उनका तो जो काम है वो दुश्मन है, उनको करना चाहिए, हम उनको जवाब भी देंगे, लेकिन तकलीफ की बात यह है कि अगर कुछ अपने लोग अगर उन्हीं की बोली बोलना शुरू कर दें वो तकलीफ दे बात है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अगर बाहर की एजेंसीज पाकिस्तान के अंदर इस तरह खुल के खेल सकती हैं, इस तरह वो सारा अपना
अपना काम धंधा कर सकती हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन को मनोवर करने की कोशिश कर सकती हैं, तो फिर पाकिस्तानी एजेंसीज को अगर नहीं भी कर रही तो उनको करनी चाहिए। देखिए, मदाखलत तो हर लेवल पर अंदरूनी तौर पर भी हुई है, और मैं सिर्फ फ़ौज की और इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे यहाँ मदाखलत होती है, हमारे यहाँ माशाल्लाह बिजनेस टाइकून भी मदाखलत करते हैं, खुद वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। सो लेट्स नॉट स्टार्ट कि मदाखलत कहाँ पे नहीं हुई है। हमारे अंदरूनी मामलात भी माशाल्लाह कोई काबिले ज़िक्र नहीं रहे। हमारी अपने कोई वो चीज़ दागदार है, हमने बहुत सारे लोगों से कंट्रोल लिया है, चाहे वो पैसे वाले टाइकून्स हों, चाहे वो और लोग हों। हम एजेंडास पर चले हैं, लोगों के एजेंडास को हमने सर्व किया है, इसकी जिम्मेदारी भी हम पर उतनी ही आयद होती है। ठीक है, गलत काम गलत होता है सर, जहाँ जो भी करे, और जो अगर गलत काम हो रहा है और अगर कोई गलत बात कह रहा है तो उसको गलत कहना बिल्कुल सही है कि आप गलत कहें उसको, कि ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर आप उस परसेप्शन को ही क्वॉश करने में ज्यादा कोशिश कर लें तो शायद ये बात उठे ही ना। तो परसेप्शन को क्वॉश करने के लिए क्या किया गया है? तो बात ये हो रही है कि इंटरनेशनल मीडिया हमारे खिलाफ बोल रहा है कि जी एस्टैब्लिशमेंट इंजीनियर कर रही है और उस पर डिस्प्यूट है, और आप क्या? भाई मैं कह रही हूँ नहीं कर रही, क्वॉश करें ना इसको। ठीक है, आप क्या फरमाएं? नहीं, पर आपका क्या व्यू है कि एस्टैब्लिशमेंट कर रही है मदाखलत? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, मैंने ये कहा परसेप्शन इज देयर। आई हैव सीन इट टाइम एंड टाइम अगेन, और मैंने बहुत सारे इलेक्शंस नहीं देखे। मैंने आपकी तरह, जाहिर है आपसे बहुत छोटी हूँ उम्र में, आपको पता ही होगा, मैंने इतनी इलेक्शंस की बहारें नहीं देखी। लेकिन छोटे होने तो कोई इतराज नहीं, नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि मतलब जाहिर है मदाखलत रही है। इंजीनियरिंग कहना आई थिंक इट वुड बी गोइंग अ बिट टू फार, लेकिन आई थिंक कि उनकी मतलब डेफिनेटली इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, वो जरूर मनूवर करते हैं चीज़ों को, वो देखते हैं, और वो इसलिए नहीं देखते कि उनका कोई पर्सनल राइट होता है, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि अपने मुल्क की सलामती को मद्देनजर रखते हैं। बात ये थी कि तो बात ही खत्म हो ऑब्जर्व करना तो उन पे लाजिम है, लेकिन हमारे ऊपर डिरोगेटरी या मैनिपुलेटिव कमेंट्स करने पे शिकायत है हमारी। बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं, मैं फैसल कुरैशी साहब आपसे स्ट्रेट ही पूछता हूँ। सर अल्लाह मुझसे ना पूछे नहीं, पूछना आपका हक है, ना बताना मेरा हक है। बैठे हैं ना, पूछना आपका हक है। नहीं, हम बैठे हुए हैं ना, हमें किसी ने फोन किया है कि आप ये कहें और ये ना कहें। जुल्फिकार पे तो शक है मुझे। नहीं, बाकी सब ये है, इसके पास ऐसी अंदर की खबरें होती हैं, खबरें आती कहां से? इंतजार में हूं कि कोई करे, किसी ने फोन नहीं किया। मैं तो इंतजार में हूं कोई करे। और अगर सना को किसी ने देखें, अगर सना को किसी ने फोन नहीं किया तो इसका मतलब है ये परसेप्शन ठीक नहीं है। चले, मैं क्लियर हो गया, फिर मैंने क्लीन चिट दे दी भाई। यस, लो, बात खत्म हो गई, गल मुक गई जी। देखिए जी, ये तो मामला खत्म हुआ। तो सब बात यह है कि आपको भले पूरा हक है पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में, जमहूरियत के बारे में, माशाल्लाह को बुरा भला कहें कि हुआ, सिक्योरिटी एजेंसीज का रोल जहाँ गलत है ज़रूर कहें। हमारा बुनियादी इंटरेस्ट ये है कि भी बाहर की दुनिया तो हमारे साथ कर रही है, हमारे अंदर बैठे हुए वो अगर इस तरह करें, उससे परसेप्शन ये बने कि यार ये भी वही काम कर रहे हैं जो बाहर की दुनिया कर रही है, दैट इज समथिंग वेरी पेनफुल। ये मैंने कहा। अच्छा, एक चीज़ साहब, मेरा भी आपसे सवाल है, विदाउट नेमिंग। आप लेट आए हैं तो हम चाहते हैं कि आपसे इस्तेफादा किया जाए। हमें इब्राहिम पीरजादा के पास जाना है, वो NA 132 पे इंफॉर्मेशन देंगे। 132 और 133 भी देंगे जी। अच्छा, आइए इब्राहिम साहब। और अब बात करेंगे हल्का NA 132 की। तो माजी में NA 130 कहलाने वाला ये हल्का जल्लो, शालीमार तहसील, बरकी रोड, बेदिया रोड और DHA फेज 8 वगैरह पर मुश्तमिल है। इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को टक्कर दे रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समीना खालिद कुर्की और PTI के मंशा सिंधु। शहबाज शरीफ भी 3 मुख्तलिफ हल्कों से इंतखाब लड़ रहे हैं, मगर उन्होंने वस्ती पंजाब और लाहौर से NA 132 में पंजा आजमाई का फैसला किया है। साबिक खादिम आला पंजाब के इंतखाब लड़ने के बायस इस हल्के पर भी सबकी नजरें हैं, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की समीना खालिद कुर्की की भी भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी है। ये उनका आबाई हल्का भी है और देखना होगा कि PTI के मंशा सिंधु मैदान मारेंगे या शहबाज शरीफ बाजी ले जाएंगे, या फिर समीना खालिद कुर्की भी सबको पीछे छोड़ जाएंगी। 2013 के इंतखाबात में इस हल्के से सुहेल शौकत भट्ट 88,842 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि पीपल्स पार्टी की समीना खालिद कुर्की 32,655 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आई थी। और अब बात कर लेते हैं हल्का NA 131 की, एक ऐसा हल्का जिस पर सबकी नजरें हैं। नई हल्का बंदियों के बाद लाहौर में इसी हल्के यानी NA 131 का इजाफा हुआ है। आरे बाजार, कैवलरी ग्राउंड, वॉल्टन रोड और DHA Y ब्लॉक समेत कई इलाके इसी हल्के का हिस्सा है। यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं 2 चोटी के उम्मीदवार,
एक जानिब है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, दूसरी जानिब है मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक। इमरान खान इन इंतखाबात में 5 हलकों से लड़ रहे हैं, लेकिन वस्ती पंजाब और लाहौर का ये वाहिद हलका है जहां से इमरान खान इंतखाबी दंगल में उतरे हैं। बात हो जाए ख्वाजा साद रफीक की तो वो अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल इलेक्शन इस नए हलके यानी NA 131 से लड़ने जा रहे हैं। इस हलके में तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है और अब देखना यह है कि 25 जुलाई को कामयाबी किसके कदम चूमती है। ये खुफिया, ये जो इधर देखें, ये जो खुफिया बातचीत है सना, दिस नॉट, जो शेयर करना है पब्लिक में शेयर करें आप, और ये गलत काम हो रहा है। ये जो अभी 2 मिनट पहले बात हो रही थी ना सर, ये है, ये हो रहा है, देख रहे हैं मैनिपुलेशन इस तरह हो रही है। हम 2 कंस्पिरेटर्स सर जी पब्लिकली करते हैं हम जो ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस पे कमेंट कीजिए जमीर साहब। मैं इस पे हाँ सर, और कौन करेगा? चॉइस साहब से स्टार्ट कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। शहबाज शरीफ साहब वर्सेस समीना गुरकी एंड इमरान खान वर्सेस शहबाज एंड साद रफीक। क्या कहते हैं सर? बज़ाहिर शहबाज शरीफ जीत रहे हैं। बज़ाहिर मुझे तो 7 की चांसेस लगते हैं। वो वोट तो हमने दूसरे हल्के की गुरकी हाँ, वाले लेकिन मतलब गुरकी वाले में क्योंकि पिछली जो लीड बताई है, जो मार्जिन था, आप ये देखें 32,000 और 88,000। अगर इस हल्के से या इन 2 हल्कों की बजाय अगर हम लार्जर पिक्चर को देखेंगे फिर मेरा ख्याल आसानी होगी इनको। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी तो फिर हमें मतलब कोई ना कोई तो बताना पड़ता है ना, देखना पड़ता है कि जी अगर पहले आप बता दें। नहीं मैं तो आपसे पूछे, आपने कहा बज़ाहिर, क्योंकि पिछली दफा का जो मार्जिन है वो तकरीबन कुछ उसके आगे बात करनी है ना। अच्छा चलें ये है कि इस वक्त जो है 2-3 नए फैक्टर्स आए। एक तो जो मेरे पास मुसद्दका इतलात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की क़यादत में पूरे मुल्क में एक वेव चल रही है। PTI इज राइडिंग ए वेव which no other party is riding. Sir, but you do know that waves are up and down. No, the floor is with me. No, but I was asking you. बाद में तो यानी उस वेव के नतीजे में तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते। बहुत यानी आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी जैसी इतनी बड़ी लीडर जो पाकिस्तान को शिकस्त भी दी, जिसने जो वो राज नारायण जैसे मस्खरे से कई लाख वोटों से हार गई थी। राज नारायण जो बाद में इंडिया का सेहत का मिनिस्टर भी। तो अभी जो वेव अगर वो जैसे कि मुझे कंफर्म्ड है, एक तो वेव है, नंबर 2 एक नया एलिमेंट आया जुल्फ़िकार राहत विल बेयर में, वो था कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है आज तक ये पढ़े लिखे फैशनेबल खाते पीते यानी DHA, गुलबर्ग, मॉडल टाउन इन इलाकों और इन बस्तियों की पार्टी समझी जाती। एक नया फैक्टर जो हमें सामने आया है वो ये है कि जो वर्किंग क्लासेस है, इंडस्ट्रियल लेबर, कमर्शियल लेबर, फार्म लेबर, यानी कोई भी मतलब है सर्विस, वो लोग जो हैं इस वक्त PTI के झंडे तले चले गए हैं और कैनवेसिंग कर रहे हैं, लोगों को कायल कर रहे हैं। तो ये एक नया फिनोमिना है जो पहले के मौजूद नहीं। आपके ख्याल में ये कोई चेंज लोग मांगते हैं कि अब चेंज आना चाहिए, अब क्या इसकी वजह क्या है? चेंज वो ये समझते हैं कि और जो पिछली 5 साल इमरान खान ने मुहिम चलाई है लूट मार के खिलाफ, वो एक हर जगह पहुंच गई है। हर एक को बंदे को फील हो रहा है कि ये मेरा ही पैसा है जो लूट के ले गया। जुल्फ़िकार साहब क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब की बिल्कुल बात दुरुस्त है कि वेव है, तब्दीली की लोग बात भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 35-40 साल तक कौम ने एक ही फिल्म देखी है, अब तो उसके प्रिंट भी घिस गए हैं। और इस कौम की मैंने हमेशा से देखा है कि वो चेंज कुछ अरसे के बाद चेंज मांगते हैं, लेकिन नून लीग ने बहुत टाइम लिया। जिस तरह 30-35 साल उन्होंने गुजारे, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वापसी का उनका सफ़र शुरू हो गया और कल मेरा ख्याल उसका पहला दिन होगा। लाहौर के अंदर जो मैं देख रहा हूँ वो मुझे लग रहा है कि PTI कोई 7-8 के लगभग सीटें ले जाएगी या 50-50 भी मैं समझता हूँ अगर हो जाती है तो ये वो एक ही है ना, बहुत बड़ी सक्सेस है 7-8 सीटें। वैसे वो जो आपने कहा ना फिल्म बहुत घिस-पिट गई है, उसमें भी तो उनकी तरफ से अब नए कैरेक्टर आ रहे थे ना, तो लोग उनको भी तो देख रहे थे कि मरियम नवाज आ रही थी, जुनैद सफदर आ रहे थे, नए कैरेक्टर आ रहे थे उनकी पुरानी घिसी पिटी फिल्म में। मैं वो सिर्फ इतना ऐड कर रहा हूं। दूसरा है कि आपने पूछा था इमरान खान और साद रफीक जी, वो साद रफीक की तरफ से उस कैंप में, यानी एक तो है कि आपको मैं अब
बता यानी पाकिस्तान में जो मसल्ह अफवाज में सबसे अहम अहदेदार हैं उनके जो है बहनोई, उनका फ़ोन आया मुझे। वो भी उसी हल्के में रहते हैं। हाँ उसी हल्के में रहते हैं। तो वो यानी इन्हों की बरादरी है ना अच्छा तो उन्होंने कहा कि मेरा वोट, मैं आज चेक किया वोट, तो मैंने मैसेज किया तो पता चला 18 और वोट उसी पते पर पड़े हुए हैं जिधर ना मेरे खानदान के अलावा कोई फिर वो अभी मैं बात कर रहा था किसी जगह पब्लिक प्लेस पर, तो एक उमर फारूक नामी बच्चा आ गया कि मैं आदिल हॉस्पिटल के सामने है 131 में, तो मैं और मेरी वालदा वहाँ रहते हैं और वहाँ भी 17 वोट है, मैं कल से रो पीट रहा हूँ, कोई मेरी सुन नहीं रहा। ये हरकतें जो हुई है ना, और उसके बाद 100 वोट दे दो, एक मोटरसाइकिल ले लो, या 400 वोट दे दो, या 40 दे दो तो 10 लाख ले लो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। दोनों तरफ से बाद शिकायत आ रही हैं, मैं किसी एक को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा, सर्टनली नॉट इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। इसमें तो नून वाले एक दूसरे हल्के में दूसरों पर भी इल्ज़ाम लग रहा है, तो ये अगर हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन भी सोया हुआ है। इलेक्शन कमीशन को ही देखना चाहिए। नहीं, कमीशन सोया हुआ है सर, वही तो मैं कह रही हूँ, ये हमने इस पे बात नहीं की। इलेक्शन कमीशन के ये जो बात कर रहे हैं, देखिए एक बंदे का घर है, भाई खुर्शीद शाह ने अभी इस तरह की कंप्लेंट्स की हैं, खुर्शीद शाह ने भी इस तरह की और कंप्लेंट्स घर वाला की बेचारा चीख रहा है कि ये कौन लोग हैं जिसके मेरे ये अब ये दो, यानी मैंने आपको ये कहाँ की लिस्ट है और ये इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? ये वाकई वो जो दूसरी एक्सेप्टेबल नहीं, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो चॉइस साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो हमें मालूम है कि वो और इन 2 दिनों इलेक्शन अयाज सादिक के मुकाबले में जो है वो दूसरी साइड पे वो भी उसी तरह पैसा बाया जा रहा है, उधर मोटरसाइकिल बिल्कुल मोटरसाइकिल लाख रुपए दफ्तर के ऊपर विजिट के ऊपर है माशाल्लाह। आपको आपके ये तो नॉलेज में है ना कि इसी मुल्क के अंदर मुबशर लकमान ने एक रेड की थी, 3.5 करोड़ के लगभग यार वोट खारिज हुए थे और पता चला ये नून लीग ने बनाए हुए हैं। ये 13 के इलेक्शन से पहले की बात है, सारी दुनिया को पता है कि 11-12 करोड़ वोट थे, अब फिर 8.5 करोड़ पे इलेक्शन हुआ, अब 10 करोड़ 59 लाख है। नहीं तो ये तो अब फिर उसके बाद हुआ है ना सेंसस नहीं के सर, बाद वो हर हल्के के अंदर 20-30 हजार जाली वोट था, ये माजी के अंदर ऑन रिकॉर्ड है, सारे फिर खत्म किए गए। अच्छा, माजरत के साथ जुल्फ़िकार ये ख़त्म नहीं हुए, मैं आपको बताऊं एज वी स्पीक ये जो हम बात करते हैं ना सना प्री पोल रिगिंग की, ये अक्रॉस द बोर्ड सब पार्टियों ने, इवन आज़ाद लोगों ने, वो कहते हैं ये जुमला बना हुआ है कि फ़लाँ आदमी वो तो हमेशा घर से 15-20 हज़ार वोट घर से लेके चलता है। वो घर से लेके चलने का मतलब यह है कि उसने पहले से गेम बनाई। आपके घर के 4 फर्द है ना, आपको पता ही नहीं है 20 नाम। सर मेरा वोट डल गया, आपको मैं क्या बताऊं, आप मेरा आज ही डल गया आज ही मतलब मैंने पूछा, कहने का मतलब है कि 15-20 हज़ार वोट हॉस्टल में आमतौर पे ये कहा जाता है कि बड़ा मार्जिन है। अच्छा, जो मेरा ख्याल है किसी हद तक ये कामयाबी तो हुई है हजारों को। पीटीआई की फिजा की मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। आप और हवा दें उसको, हवा नहीं देना चाह रहा। नहीं, जो साहब ने पहले बात की कि एक पूरे मुल्क के अंदर एक फिजा चल रही है पीटीआई, इसके 2-3-4 और फैक्टर्स भी हैं। मिसाल के तौर पे यूथ के जितने वोट बने थे पिछले 2-3-4 सालों में, वो भी एक एज जो है वो पीटीआई को है, नून लीग वो क्लेम नहीं कर सकती कि नून लीग को है। फिर दूसरा इलेक्शन की फ़ज़ा, जो हमने बड़ी वजाहत से बात कर दी कि इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन होता है कि वो फ़ज़ा भी पीटीआई की तरफ जा रही है। फिर 30-35% जो एक न्यूट्रल और साइलेंट वो उस फ़ज़ा को देख के फैसला करता है कि उसने किस तरफ जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर का एक मोमेंटम, लाहौरियों का मूड और लाहौर के जो बड़े ग्रुप्स हैं उन्होंने जो डिसीजन किया है, और आबद बाक्सर साहब की आमद हुई है और फलां की हुई, ये लाहौर का एक मौसम चेंज हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा पीटीआई को होगा। आई थिंक जो जुल्फ़िकार साहब ने बात की ना, चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि रूरल वोट बैंक बड़ा है इमरान का, और वो इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इमरान ने अपनी बड़ी जो मैनिफेस्टो, बहुत मुश्किल है उसका पढ़ना और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, लेकिन जो उनका जो मंत्रा रहा है, जो उनका एक नैरेटिव रहा है, वो बहुत सिंपल है, वो कानों को भाता है, वो समझ में आता है, समझ आने वाली चीज, समझ आने वाली चीज। और लैंग्वेज भी वो डायरेक्ट रखी है कि ये चोर है, ये इसने ये पैसा तुम्हारा पैसा था, वो लैंग्वेज भी उन्होंने डायरेक्ट। अच्छा, जरा ब्रेकिंग न्यूज ले लें। अच्छा, वो हम तो ये मतलब समझते हैं ना कि वो एनआरओ के पांव पड़े हुए हैं। सर वो चलावा ब्रेकिंग न्यूज़ दा अलर्ट हो गई है बस। वो पाँव पड़ रहा है, नवाज शरीफ कहते मुझे आज ही निकालो, मुझे जाने दो, मुझे पहले कहते मुझे क्यों निकाला, अब कहते मुझे क्यों नहीं निकाल रहे, तो मैं बाहर चला जाता हूँ, मैं ये करता हूँ। वो उनको जा के जो मिल रहे हैं ना गवर्नर साहिबान, 3 गवर्नर जो मिले और पार्टी वाले और घर वाले और दूसरे, उन्होंने कहा मियाँ साहब उधर 25 की रात ने घंटे ने 12 का टन किया,
उधर जेलों के दरवाजे खुल जाएंगे और आप जो है आपको रोज की शक्ल में सीधे ईवान वज़ीर आज़म लेके जाएंगे। आपका बंदा वज़ीर आज़म फतह के शादियाने बजाते हुए और आगे भंगड़े और लुडियाँ जी मियाँ दे नारे वजणगे, घोड़े ने बाकी सारे नसणगे। तो वो उनको ये ब्रीफिंग हो गई है, उनको ये कहा जा रहा है, हौसला देता है। और उनको जब कहा ना जी वो यूरिया आपका बढ़ा हुआ है, ये वो आप टेक्निकल टर्म्स जो है यूरिक एसिड हाँ वगैरह, तो आप फिर उनका अस्पताल जाके आपका उन्होंने कहा नहीं कल 5 दिन रात देख लेने ये बुखार उतर गया। चोई साहब पंजाबी के यूरिया दे खाद मतलब है चोई साहब मशीरा ने मरवान दा फिर फैसला कर लिया। चोई साहब वो मुनव्वर जी की एक फिल्म थी, उस फिल्म में क्या था कि बंदा बैठे बैठाए बड़ा गरीब जिंदगी गुजार रहा होता है, दिखाया कि बहुत अमीर आदमी हो गया और पैसा आगे पीछे, और बड़ी देर तक वो सीन चलता है तो लोग कहते हैं यार ये हुआ क्या, हमें पता चलना चाहिए। फाइन दिखाया कि जनाब वो आँख खुलती है उसकी, वो चारपाई जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, वो पिछला हिस्सा जो होता है दुआन, उसका सर जो है ना वो दुआन में फंसा होता है, आँख खोलता है वो कहते हैं यार मैं, तो वो भी एक उन्होंने बताया कि जी ऐसी सूरत हाल तो नहीं है जनाब, मंजी दी दुआन सिर तो नहीं फंसा होगा बाद। अच्छा 40 मिनट वॉक, बादाम खाने, एक मशक्ती है, एक वो सरकारी गाड़ी जो मर्सिडीज खड़ी है उसका ड्राइवर है, मतलब एसी में बेड लगा हुआ है, मतलब उनकी कोई ऐसी लग गया वैसे चोई साहब, एसी लगा हुआ है, अप्रूव हुआ था, पता नहीं हमें लग भी रहा तो नहीं है जेल में, लेकिन अच्छा चोई साहब जो मैं सवाल आपको करना चाह रहा था, करें ना जितने मैंने ज़मीर साहब मैंने बिलावल की सारी तकरीरें पूरे इलेक्शन कैंपेन की सुनी है, शहबाज शरीफ की सुनी है, नवाज शरीफ के टिकर देखे हैं, सारे गंगाल के देखने के बाद लगी पीपल्स पार्टी की तरफ गंगाल के देखने के बाद मैं इतना मायूस हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल इतनी ख़राब है, इनमें से किसी शख्स ने डॉलर की बात नहीं की। तो मैंने आज एक बंदे से पूछा, मैंने कहा चक्कर क्या, उसने कहा हुजूर ये डॉलर की बात नहीं करेंगे। मैंने उन्होंने कहा सिर्फ इमरान खान करेगा, क्योंकि इमरान खान के डॉलर बाहर नहीं है। वो भाई इन सब के तो बिलियंस डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, यहाँ पे पाकिस्तान का पैसा जब नीचे गिरता है तो बिलावल के डॉलर बढ़ते हैं, तो आप कहते हो ये डॉलर की बात करेंगे, जो बात इससे मैं एग्री नहीं करता। ये उनको तब फर्क पड़ता है उन्होंने डॉलर यहाँ लाने हो, उन्होंने कौन से डॉलर यहाँ लाने हैं, उनके डॉलर तो डॉलर ही बढ़ेगा। क्या मुझे बताए डॉलर जब बढ़ेगा पैसा गिरेगा तो डॉलर नहीं, अगर पैसे डॉलर आप बार बार ये कहते हैं ना, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि किसी की बीवी और बच्चों पे बात की जाए, लेकिन आप बार बार जो मैंने जिक्र नहीं, आपने बच्चों की बात की, शुरू में भी आपने 2-3 दफा नहीं आपने किया, आपने कहा कि जो बच्चों को बाहर ले जाते हैं और बच्चों को मैंने नहीं किया। अच्छा चलें आपने किया था, आपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये फैसला कहा था। इमरान खान साहब के भी तो 2 फर्जंद बाहर है ना, है ना बाहर, उनकी तो ब्रिटिश नेशनलिटी है ना, ठीक है, उनकी सिर्फ क्योंकि वालदा साहिबा वहाँ पे रहती हैं तो उसका मतलब है कि वो बच्चे पाकिस्तान नहीं आएंगे, उनका एक बहुत सॉलिड रीजन है। मेरे पास रिसोर्सेज हों और मेरे बच्चे हों तो मैं तो उनको बाहर भेजूंगी, रेफरेंस कुछ और मैं उनको बाहर था, इनके 14 साल का अरबपति बच्चा जो है बाहर रहता था, धंधा करता था, इमरान खान के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो भी है वो अपने तवाज़ुन नहीं है। अगर तो बच्चों ने पैसा लूटा या उनके नाम पर लूटा पैसा रखा है तो फिर तो हमारा कंसर्न है। उनके बच्चों ने एक उनकी साहबजादी ने आपके प्रोग्राम में ही आके क्लेम्स किए हैं एज ए पब्लिक फिगर, उनके बेटों ने प्रोग्राम में आगे और पीछे बहुत कुछ है, उसके ऊपर हम नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो प्रोग्राम तो YouTube से ही गायब है। अब आपको शर्मिंदगी हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया पे उनके दोनों साहबजादे इंटरव्यू देते रहे हैं, यहाँ तो वो पब्लिक हमें तो बड़ा फख्र है कि हमारी साथी जो है नहीं मुझे कोई फख्र, मुझे मैं सना आप ब्रेकिंग न्यूज तो खुद दे रही हैं कि YouTube से प्रोग्राम ही गायब है, तो आपने गायब करवाया, किसने करवाया? मुझे तो मुसद्दिक मलिक ने आपने इल्जाम लगाया कि मैंने कराया, अल्लाह की कसम मैंने नहीं करवाया। जिसने प्रोग्राम खत्म करवाया वहां से YouTube से, तो इसका मतलब है वो कितने बड़ा प्रॉब्लम होगा उनका, कितना बड़ा झूठ होगा, वही करेगा ना। देखिए फैसल मेरा ख्याल है प्रोग्राम ही थोड़ा सा आगे ले जाएं, ये मैं तो कहा था जियो की प्रॉपर्टी उनसे पूछ लें। फैसल साहब ये मैं बात के इत्तेफाक नहीं करता कि डॉलर देखें यार, सर मैं आपने डॉलर में कन्वर्ट किया, आपने बात मैंने भी की है ना यार, ये क्या बात हुई सर? आपने बात सुनी नहीं, मैंने कहा उनको रुपए की वैल्यू गिरने से फायदा तब हो जब उन्होंने माल यहाँ लाना हो, उनके $100 ही रहेंगे, वहीं पड़े रहेंगे, वो वहीं पड़े रहेंगे। अच्छा सर एक मिनट सर, इमरान खान साहब आ रहे हैं, चलें अगर ये आपने कहा वेव है और सब कुछ है, और अगर आपकी आ रहे हैं, मैंने तो बार बार चलें आ रहे हैं, और 100 से लेकर उनकी काबीना में कौन है? ये मैं तो नहीं हूँ सर, 100 दिन का प्लान है सर, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ।
वैसे भी एडवाइजर लगना। नहीं, 100 दिन का उनका प्लान है, ये 100 सारा- उन्होंने वापस नहीं, लाना है, हम काबीना ये- उनको पता नहीं है। हम मैं तो जब- अभी देखूंगी कितनी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। नहीं देखिए बात ये है कल के बाद डिस्कशन बाकी प्रोजेक्शन अपनी सर, जगह है। इतने 100 दिन का प्लान है और सना- काबीना अच्छा डिसाइड एक नहीं है। सना- एक जो वक्फा ले लें, जुल्फिकार रात ने नए पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम भी दिया हुआ है, वो आप एक वक्फा ले लेते हैं, हेडलाइन भी सुन लेते हैं, उसके बाद आके पूछते हैं कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैसी होगी, कौन काबीना के लोग होंगे और किस किस्म की मामला जो हैं वो इतनी हंग पार्लियामेंट्स में किस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग या लॉयल्टी ट्रेडिंग चलती रहेगी और कितनी कमज़ोर गवर्नमेंट होगी। भारत पहले बुलेटिन सुनते आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।